हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनपद क्या है, महाजनपद किसे कहते हैं और महाजनपदों के अंदर जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, वो किस तरीके से इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बना। तो बात शुरू करते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व से। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है, क्योंकि इस काल के अंदर लोगों ने एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वे लोग खेती बाड़ी करना सीख गए थे। इसलिए उन्होंने एक शासक के नियंत्रण के अधीन रहना पड़ता था, जिसके कारण कई सारे प्रादेशिक क्षेत्रों का विकास हुआ। इन्हीं प्रादेशिक क्षेत्रों को जनपद कहा जाता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए। इसी समय में कई सारे राजनीतिक केंद्र धीरे धीरे करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थानांतरित होने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती थी, बहुत अच्छी नदी प्रणाली थी, भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी और सबसे बड़ी बात थी कि इस क्षेत्रों के नज़दीक लौह उत्पादन के केंद्र स्थापित थे। तो वहाँ के आसपास के जो प्रादेशिक क्षेत्र थे, उन्होंने लोहे के औजार बनाए, लोहे के हथियार बनाए और उनके प्रयोग से धीरे धीरे करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और शक्तिशाली बन गए। यही शक्तिशाली क्षेत्रीय प्रदेश बाद में आगे चलकर महाजनपद कहलाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 16 महाजनपदों की लिस्ट है। इन 16 महाजनपदों में उस समय जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था या महत्वपूर्ण राज्य माना जाता था, उसका नाम था वज्जी। और वज्जी की राजधानी थी वैशाली। इस वैशाली में लिच्छवियों का शासन हुआ करता था, लेकिन कालांतर में मगध साम्राज्य ने इनको हटाकर उन पर विजय हासिल कर ली और इसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अब जानते हैं कि मगध साम्राज्य इन सभी 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। मगध साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है, उसका नाम है बिंबसार। कहा जाता है कि बिंबसार ने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। लगभग 52 वर्षों तक बिंबसार ने मगध के साम्राज्य पर शासन किया। मगध के साम्राज्य में विस्तार करने के लिए बिंबसार की अहम भूमिका रही। उसने अपनी इस विस्तार की नीति में 3 नीतियों का अनुसरण किया, जिसमें सबसे पहली नीति थी विवाह संबंध स्थापित करना, दूसरी नीति थी शक्तिशाली राज्यों के साथ मित्रता करना और तीसरी नीति थी कि अपने कमजोर पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना और उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेना। तो सबसे पहली जो उसकी नीति रही, विवाह संबंध स्थापित करना, इस नीति के तहत उसने कौशल प्रदेश के राजा प्रसन्नजीत, ये नाम याद रखना, कौशल प्रदेश के राजा प्रसन्नजीत की बहन के साथ विवाह कर लिया था, जो अपने साथ दहेज में काशी प्रदेश को लेकर आई थी। काशी प्रदेश से 1 लाख सिक्कों का लगान आया करता था, जिसने मगध साम्राज्य के विस्तार में एक नया मोड़ लाके खड़ा कर दिया था। यहाँ से मगध साम्राज्य की शक्ति में थोड़ा विस्तार होने लगा। बाद में आगे चलकर उसने अंग प्रदेश के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग प्रदेश को भी मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। लेकिन कालांतर में उसका पुत्र अजातशत्रु, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक था, उसने अपने पिता बिंबसार की हत्या करके सत्ता को हथिया लिया था। इस बात से प्रसन्नजीत नाराज हो गया और उसने दहेज में दिए काशी प्रदेश को वापस मांग लिया। इस बात से अजातशत्रु नाराज हो गया और प्रसन्नजीत तथा अजातशत्रु के बीच में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में प्रसन्नजीत को हार का मुंह देखना पड़ा और उसे मगध के साथ साथ काशी प्रदेश भी छोड़ना पड़ा। आगे चलकर अजातशत्रु ने अपने नाना से भी युद्ध लड़ा। यह युद्ध 16 वर्षों तक चला। 16 वर्षों के युद्ध में उसने कौशल प्रदेश को बिखेरने में, कमजोर करने में अपनी कामयाबी हासिल कर ली थी।
और इस तरीके से अब मगध का सिर्फ काशी ही हिस्सा नहीं था, कौशल भी अब मगध का हिस्सा हो गया था। अब बात आती है कि अजातशत्रु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन उत्तराधिकारी बना। उदयन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये था कि उसने गंगा नदी तथा सोन नदी के संगम स्थल, जिसे आज हम पटना कहते हैं, उस समय पाटलिपुत्र हुआ करता था, वहां एक किले का निर्माण करवाया था। युद्ध नीति की दृष्टि से उदयन का यह योगदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उदयन के बाद में शिशुनाग राजवंश के उत्तराधिकारी बने। अब शिशुनाग ने अवंती प्रदेश को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। शिशुनाग के बाद में उसका पुत्र उत्तराधिकारी बना, जिसका नाम था कालाशोक। इसी कालाशोक के शासन काल में बुद्ध संगति के द्वितीय सम्मेलन का आयोजन कराया गया था। कालाशोक के बाद नंद वंश का शासन मगध के साम्राज्य पर स्थापित हुआ। नंद वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक महापद्मानंद माना जाता है, और नंद वंश का जो आखिरी शासक था वो था धनानंद। धनानंद बहुत ही ज्यादा क्रूर और दमनकारी शासक था। उसने अपनी प्रजा को करों के तले दबा दिया था, जिसके कारण वह प्रजा में अपनी लोकप्रियता खो बैठा था। इसी चीज का फायदा उठाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की नींव डाली। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करेंगे, और जो मौर्य वंश का शासनकाल है मगध में, उसे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।